हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के लॉकडाउन के दिन। तो उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें बढ़िया चल रही होंगी और इस टाइम को अच्छे से आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। वो अलग बात है कि सबके अपने अपने फील्ड्स हो सकते हैं जिसमें भी वो महारत हासिल कर रहे हो। कुछ लोग अपनी सोने की जो भयंकर वाली विश होती है ना, उसको पूरा कर रहे होंगे। कुछ लोग अपना कुकिंग एंड ऑल या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो प्रेफर करते हैं, उसमें अपना टाइम लगा रहे होंगे, राइट। और स्मार्टफोन यानी नेट की दुनिया, वो तो खैर हम सभी लोगों के लिए एकदम ऑक्सीजन की तरह हो गई है, राइट। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये टाइम दोबारा इन फ्यूचर कभी मिले ना मिले, इसलिए प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज ज़रूर करिए और कुछ प्रोडक्टिव करिए, राइट। बिकॉज आने वाले टाइम में धीमे धीमे सारा रूटीन वैसे ही हो जाएगा। हम लोग अपनी रोज़मर्रा के जीवन में फिर से इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर हमारे पास हमारे लिए, हमारी अपनी ग्रूमिंग के लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो अभी जो समय है इसको कैश करना है। चलिए, इसी के साथ आज मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आज हम लोग वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, बोर्ड पे आपके सामने मैंने लिख रखा है शिक्षा के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी जिसको हम एम्स ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों एक चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य की, जिसमें मैंने दो हेडिंग्स आपके सामने नोट डाउन कर रखी हैं। पहली वैयक्तिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक, यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिए, राइट। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फ्रेंड्स, जब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य की, तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने शिक्षा के सारे अर्थों को पढ़ा, ठीक है। उसका वास्तविक अर्थ, संकुचित अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ, इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सारे अर्थ शिक्षा के पढ़े। फिर शिक्षा की हम लोगों ने प्रकृति जानी, ठीक। क्या कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये प्रकृति पढ़ी थी ना, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो इट मीन्स कि किसी भी प्रकार की शिक्षा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो डेफिनेटली होता है। ये चीज़ तो क्लियर है ना। और दोस्तों, दूसरी एक जो चीज़ हम लोगों ने देखी थी, क्या शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत ही व्यापक अर्थ को उसको देखा था और उसको समझा था। बहुत विस्तृत अर्थ में जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने देखा था कि ज़रूरी नहीं कि एक शिक्षक ही शिक्षा दे, ठीक है ना। हम लोग अपने रूटीन में जो भी चीज़ों को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं, हर चीज़ से हम कोई ना कोई शिक्षा लेते हैं, ठीक। तो आप सोचो कि क्या शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य या निश्चित दायरा हो सकता है। आप अपने विवेक से सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि शिक्षा के लिए मैं लिमिटेड आपको बता दूं कि 2, 4, 5, 10, 15 इतने ही उद्देश्य हैं? नहीं ना। शिक्षा बहुआयामी है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और बहुउद्देशीय, बहुत सारे उद्देश्य हैं। लेकिन अब चूंकि यहां पर हम लोग को उद्देश्यों की बात तो करनी ही है, तो इसलिए उस बात को करने के लिए मैं आपके साथ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स की बात करूंगा, यानी कुछ विशेष क्षेत्रों की। तो सोचिए, शिक्षा हम लोग के लिए चूंकि बहुउद्देशीय है और एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि शिक्षा, सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि सामाजिक प्रक्रिया होने के बाद उसमें एक कोई भी बालक या कोई भी मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। जैसे उसका चारित्रिक विकास होता है, उसका सांस्कृतिक विकास होता है, राइट, उसका मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, साथ ही साथ राजनैतिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, व्यावसायिक विकास होता है। तो आप ये सब मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूं कि शिक्षा के कोई लिमिटेड उद्देश्य नहीं है। लेकिन चूंकि हमको ये पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्य, और ये आपके एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं आपसे यहां पर वही सारे टॉपिक्स को प्रायरली डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए ये सारे वीडियोस में कोई भी वीडियो आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आपके लिए कोई फायदा ना हो। तो इसलिए वीडियोस की चेन को रुकने मत दीजिएगा। रेगुलर जो भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आता हूं गाइज, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे लिए ना सही, अपने लिए इन सारे वीडियोस को जब आप देखते हो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर थोड़ी सी चीज़ें भी आपने अपने दिमाग में रख लेना, तो एग्जामिनेशन में हर एक वो कैंडिडेट जिसने शायद साल भर कोई पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन फिर भी वहां जाके एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है। यस, राइट। तो एनीवेज, तो जब हम लोगों ने बात करी कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो यहां से एक बात ये समझ में आती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो थोड़ा सा कनेक्ट करते रहिएगा कि शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कहां से होता है, कौन करता है? समाज ही तो करता है।
क्योंकि समाज का ही दायरा बहुत विस्तृत है, समाज में सब कुछ आ जाता है। तो आप सोचिए कि शिक्षा का दायरा कितना विस्तृत होगा। जब हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो इट मीन्स कि जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका निर्धारण भी तो हमारा समाज ही कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए जो गुरुकुल के समय पर ऋषि मुनि या आज के टाइम पे अगर साधु सन्यासी इस टाइप के लोग अगर हैं तो इनके पास अगर आप जाते हो या हम जाते हैं तो इनसे हम किस प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं या ये हमें किस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमें आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ये हमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। क्या ये आपको और मेरे को बीटेक पढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये आपको और मुझको कॉमर्स की पढ़ाई करा सकते हैं? नहीं ना। तो इट मीन्स कि यहां पर जब हम समाज में आते हैं तो हर एक व्यक्ति विशेष अपनी अपनी रुचि के अनुसार सामने वाले को, यानी दो पक्ष होते हैं ना, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक देने वाला और एक ग्रहण करने वाला यानी लेने वाला। तो यानी जो सेंडर है वो अपनी रुचि के हिसाब से सामने वाले, जो भी उसके सामने कोई लेने के लिए बैठा है, तो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिखाता है चीजों को। ठीक बात है ना। इन द सेम वे अगर आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हो तो वो आपसे नौकरी की बातें नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि नौकरी होती क्या है। वो आपसे बिजनेस के यानी व्यवसाय के जो भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी पहलू हो सकते हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस कर सकता है। ऐसे ही एक टीचर की अगर आप बात करते हैं तो जैसे एक शिक्षा को हम संकुचित अर्थ में देखते तो लिमिटेड होती थी ना, फिक्स सिलेबस के साथ, और लिमिटेड एनवायरनमेंट होता था उसका। तो जैसे मान लीजिए संकुचित अर्थ में अगर मैं बात कर लूँ किसी एक स्कूल की या किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, चूंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की क्लासेस लेता हूं और जिसमें मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग का है, तो आपको ये पता होगा कि किसी भी कंपटीशन में केवल रीजनिंग तो नहीं आता है। ठीक बात है ना। इसी तरीके से वहां पर जो और सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो उसके लिए हमने अलग अलग टीचर्स को अपने साथ जोड़ा। उसका रीजन क्या था? नो डाउट पढ़ा मैं भी सकता हूं हिंदी, पढ़ा मैं भी सकता हूं इंग्लिश, पढ़ा मैं भी सकता हूं हर सब्जेक्ट, लेकिन जो एक परफेक्शन होता है वो उस विषय के टीचर के पास जो होगा वो मेरे पास नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी का अगर टीचर है तो उसका उद्देश्य क्या है? बालक को या सामने जो भी व्यक्ति उसको हिंदी में निपुण बनाना। मेरा उद्देश्य क्या है? अगर मैं अपने कॉम्पिटिटिव क्लास में जाता हूं तो रीजनिंग में बच्चों को मास्टर बनाना। मैथ्स वाले सर का उद्देश्य क्या होता है? मैथ्स में। इसी तरीके से जब आपने बीएड में टीचिंग करी होगी तो टीचिंग में जो आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे, यानी ग्रेजुएशन में जो एक सब्जेक्ट आपका रहा होगा, उसके साथ साथ जो दो सब्जेक्ट की टीचिंग होती है ना, तो वो सब्जेक्ट्स भी तो आपके इंटरेस्ट के ही हिसाब से होते हैं। वहां पर आप अपने ही इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को जाके बच्चों को समझाते हैं। वो बच्चे 6th 7th 8th 9th 10th जिस क्लास के भी आपने पढ़ाए होंगे टीचिंग में। तो कहने का सेंस यही है कि वहां पर हर एक टीचर का, हर एक सेंडर का अपना एक स्पेसिफिक एम था बच्चों को सिखाने का। बात समझ में आ रही है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देखा जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका जो दायरा है वो असीमित है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना। अब यहां पर जो कुछ विद्वानों की अगर मैं बात करूं तो विद्वानों के भी आपस में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों ने शिक्षा के उद्देश्यों को वैयक्तिक उद्देश्य के अंतर्गत माना है और वहीं पर कुछ विद्वानों ने शिक्षा के उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत माना है। मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और वहीं पर कुछ विद्वानों ने माना है कि समाज महत्वपूर्ण है व्यक्ति के शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है। तो इस आधार पे यहां पर हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों को दो क्षेत्रों में पढ़ेंगे। पहला है वैयक्तिक उद्देश्य यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या एम, और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल ऑब्जेक्टिव या सोशल एम। राइट। तो चलिए गाइस अब शुरुआत कर लेते हैं वैयक्तिक उद्देश्यों से। हाँ तो गाइस क्या आप लोग तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हो तो फटाफट रेडी हो जाओ भाई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट। तो इसलिए मजा आएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर मजा आएगा। राइट। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने वैयक्तिक उद्देश्यों से। दोस्तों जब वैयक्तिक उद्देश्य की बात आती है यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो यहां पर हमें जानना जरूरी है कि हमारे आधुनिक युग में जो समर्थक हैं कि वैयक्तिक उद्देश्य है अगर शिक्षा का, तो वो कौन है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, किसमें उन्होंने क्या कहा, ये चीज भी थोड़ी सी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको नाम बता देता हूं कि उनमें जो नाम आते हैं रूसो, फ्रॉबेल, पैस्टोलॉजी और नन, यूकेन, ये सारे के सारे आधुनिक समर्थक हैं शिक्षा एक वैयक्तिक उद्देश्य है इस समर्थन में। ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें नन ने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों को किस तरीके से अपने शब्दों में कहा,
यूकेन ने किस तरीके से अपने शब्दों को कहा, तो ये परिभाषा भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपके सामने है। तो गाइज, नन ने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य पर समर्थन देते हुए कहा है, शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिनसे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके। ठीक बात है ना, ये चीज समझ में आती है। ये है नन के शब्दों में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। अब मैं आपको बता देता हूं कि यूकेन ने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थन में क्या कहा। तो यूकेन का कहना था कि व्यक्तित्व का अर्थ है आध्यात्मिक व्यक्तित्व। तो दोस्तों बात समझ रहे हैं ना कि क्या यूकेन ने जो व्यक्तित्व की बात हुई यानी इंडिविजुअल की बात हुई, उसको उन्होंने सीधे एक आध्यात्मिक अर्थ दे दिया। ठीक बात है ना। तो इस तरीके से ये दो समर्थकों के जो कथन है ये भी हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप ये भी एग्जामिनेशन में मेंशन कर देते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके एग्जामिनर पे, राइट। चलिए अब इसके बाद शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक की, दैट इज शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दोस्तों जब शारीरिक विकास की बात आती है तो मैं आपके साथ पिछले वीडियोस में शिक्षा के अर्थ को, शिक्षा की प्रकृति को, इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। वहां पे हम लोगों ने शारीरिक विकास और इन सारी बातों के बारे में हमने काफी बात भी करी, डिस्कस किया और उन चीजों को हमने समझा। यहां पर भी उसका कुछ अर्थ वैसा ही रिलेट करते हुए निकलता है। इसको सोचिए ऐसे, जैसे एक बच्चा है, ठीक, वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद से जब वह वयस्क मनुष्य बनता है, जो उसकी शारीरिक ग्रोथ है यानी शारीरिक विकास है, उसके पीछे दो फैक्टर्स उत्तरदायी हैं। एक तो है नेचर यानी प्राकृतिक तौर पे वो पढ़ता है, ठीक, और दूसरा है शिक्षा, कि अगर उसके पेरेंट्स को ये चीज पता ही ना हो कि हमारे बच्चे के फिजिकल ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन कौन सी चीजें लाभप्रद हैं यानी फायदेमंद हैं, तो वो चीजें उनको ना दे पाएंगे और ना उतनी अच्छी तरीके से उस बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होगा। ये चीज समझ रहे हैं ना आप। फिर होता क्या है, जब वो बालक यानी वो छोटा सा बच्चा, जब वो एक एडल्ट इंसान हो जाता है, देन आफ्टर क्या होता है, उसके बाद भी तो उसको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होता है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेवलपमेंट से। यानी उसके बाद उस बच्चे को अपने शरीर को स्वस्थ भी तो रखना होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी एक व्यक्ति विशेष हो, आप ही और हम ही हैं अगर, तो हमें और आपको भी तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने फिजिकल हेल्थ का। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम वो ध्यान कैसे रख पाएंगे, जब तक हमें चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम चीज़ों से अवेयर ही नहीं होंगे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना। तो इसलिए उस चीज़ के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और स्वस्थ शरीर के संदर्भ में तो अरस्तु ने भी ये कह दिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यस। तो दोस्तों यहां से मतलब क्या निकल के आता है कि जब हमको हेल्दी रखना है खुद को, अपनी सेहत को, अपने फिजिकल हेल्थ को, तो हमें उसके लिए बहुत सारी चीज जरूरी है। पहली चीज फूड इनटेक, जो भी हम खाते हैं वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। दूसरी चीज हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, योगा है, या कौन से ऐसे वो फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिनसे हम फिट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, ये सारी चीजें हमें शिक्षा ही तो सिखाती है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये चीज देखी कि ये जो शिक्षा है, शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य यानी व्यक्ति विशेष के लिए जो उद्देश्य है, शारीरिक विकास सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर शरीर ही हमारा नहीं होगा सही, स्वस्थ, तो हम और किन चीजों में कितना एक्टिव हो पाएंगे और क्या एक समाज के विकास में हम किसी भी तरीके से अपना हेल्प कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, और ना ही अपने विकास में कर पाएंगे, ठीक बात। तो इसलिए शारीरिक डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है व्यक्तिगत उद्देश्य में, ठीक। अगला आता है दैट इज मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, जब हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेंटल डेवलपमेंट क्या हुआ, एक इंसान है वो केवल शरीर से बड़ा होता चला जाए और दिमाग उसका डेवलप ही ना करे, उसको दिमाग में पता ही ना हो कि हाँ ऐसे भी होता है, चीज़ों को हमें इस तरीके से भी देखना चाहिए, हमें ऐसे समाज में चार लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो आप एक चीज़ बताइए, बड़ा तो जानवर का बच्चा भी होता है भाई, वो पहले छोटा होता है फिर वो धीमे धीमे शरीर से बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या वो दिमाग में इंसान के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इंसान को ईश्वर की सबसे खूबसूरत क्रिएशन कहा गया है, ठीक बात है ना। तो यानी हमको एक जो ऊपर वाले ने बुद्धि विवेक दिया है, इसका इस्तेमाल, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते कैसे हैं, इसका इस्तेमाल करना भी हमें शिक्षा ही तो सिखाता है। कि जैसे अगर हम समाज में चार लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो वहां पर हमें बातचीत कैसे करनी है, वो भी हमें दिमाग से ही तो करनी होती है, देख के, सोच के, कैसा माहौल है, किन चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है जहाँ पे हम कुछ अंट संट ना बकने लगे, राइट। तो मतलब क्या है कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक मानसिक डेवलपमेंट यानी मेंटल ग्रोथ होनी भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है, राइट।
कोई एक चीज है या हमारे सामने कोई भी एक हमारे निजी जीवन की कोई समस्या आ गई, उस समस्या में हमको किस तरीके से डील करना चाहिए, हमें अपने आप को किस तरीके से संभालना चाहिए। जैसे इस समय अगर मैं आपसे बात करूं तो कोरोना का समय चल रहा है, हर इंसान फंसा हुआ है अपने अपने घरों में, लॉकडाउन में फंसा है। चूंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है इसलिए समवेयर धैर्य भी टूटता है। लेकिन आप लोग मेरे को एक चीज ये बताइए कि अगर हमारा धैर्य टूटता है तो हमारा बुद्धि विवेक ये कहता है कि हम तुरंत जाके चौराहों पे घूमने लगे, हम तुरंत जाके मार्केट में शॉपिंग एंड ऑल सब कुछ करने लगे। क्या ये एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान की पहचान है इस समय पर? नहीं ना। तो ये सब चीजें हम कैसे सीखते हैं? अगर आपकी मेंटल ग्रोथ या मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे उन चीजों को समझ पाएंगे? वहीं एट द सेम टाइम वो लोग हैं जिनके पास शिक्षा प्रॉपर नहीं है, वो इन चीजों को खेल में ले लेते हैं, वो आराम से निकल रहे हैं। इनके भी उदाहरण हमारे आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जब तक आपकी मेंटल ग्रोथ यानी आप मेंटली डेवलप नहीं होंगे तब तक आप समाज में और ना ही खुद के लिए कुछ भी पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कर पाएंगे, ठीक है ना। तर्कों में भी आप पीछे रह जाएंगे, आप तर्कबाजी भी नहीं कर पाएंगे वहां पर। ना ही सामने अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ रही है, यानी कोई भी एडवर्स कंडीशन सामने हमारे खड़ी हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उसमें हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो सारी चीजें भी हम लोग नहीं ले पाएंगे, राइट। तो इसलिए मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी एक उद्देश्य है शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिक उद्देश्य में। व्यक्तिक उद्देश्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यक्तिक का मतलब हो गया व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई चीज। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, भाई व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य यही तो, या समाज में सारी चीजें आ गई, ठीक। और व्यक्तिगत उद्देश्य में किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरी, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी, ठीक। तो पर्टिकुलर किसी पर्सन की ग्रोथ किसी भी संदर्भ में, ये हो गया आपका व्यक्तिगत ग्रोथ यानी व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट, दैट इज वातावरण से समायोजन का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टिंग विद एनवायरमेंट। अब दोस्तों देखिए, वातावरण से समायोजन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो उस व्यक्ति विशेष के लिए समाज में घुलना मिलना भी तो जरूरी होता है। भाई आप अगर अकेले रह रहे हो तो यानी एकाकी जीवन आप जी रहे हो, तो एकाकी जीवन में आप कितने दिन तक आप जी लोगे चीजों को, और कितने आप पॉजिटिव हो गए, आप कितने प्रोडक्टिव हो गए, आप कितने अच्छे तरीके से खुद का विकास कर पाओगे, और समाज में तो कोई योगदान आप देने लायक हो ही नहीं क्योंकि आप अकेले रहना पसंद करते हो। तो दैट इज वाई किसी भी व्यक्ति का वातावरण में एडजस्टमेंट यानी उसका समायोजन बहुत जरूरी है, ठीक। और वो सब चीजें कहां से आती हैं? वो सब चीजें भी तो आती हैं शिक्षा से। तो यानी शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में ये एक उद्देश्य कि समाज के साथ एक व्यक्ति किस तरीके से समायोजित हो, किस तरीके से घुल मिल के रहे, क्या उसका आचरण, क्या व्यवहार होना चाहिए समाज में लोगों के साथ और लोगों के प्रति। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं वातावरण के साथ समायोजन में, ठीक बात है। अब इसको हम लोग थोड़ा अलग अलग अर्थों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल्स में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग भी स्कूल्स में रहे या हमारे घर में अगर कोई बच्चे हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, तो उनके साथ भी बहुत सारे बच्चे हम लोग को ऐसे देखने को मिलते हैं जो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, जो घुल मिल नहीं पाते हैं अपने पूरे सर्कल में, अपनी क्लास के बच्चों के बीच में, राइट। अब उनकी वजह कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो वजह की हमें बात यहाँ पर नहीं करनी है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी कारण हो सकता है, किसी के अंदर किसी भी चीज को लेकर इंफीरियोरिटी हो सकती है। हो सकता है कोई काला है, उसको अपने रंग की वजह से इंफीरियोरिटी है कि वो काले होने की वजह से समाज में चार ढंग के लोगों के बीच में बैठ नहीं सकता है। वहीं पर एक वो पर्सन है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 9th-10th पास है, उसके सामने अचानक से प्रोफेशनल्स आके खड़े हो जाते हैं, अच्छे MBAs, तो वो उनके सामने में बोलने में अचकचाता है। किसी के पास इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना, या कोई फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो वो चार लोग के बीच में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो होता क्या है, ऐसे लोग धीमे धीमे समय के साथ कुंठित हो जाते हैं, जबकि ये सारे कोई एक्सक्यूज नहीं होते हैं अपने आप को समाज से काटने के, राइट। ये सारी एक वजह होती है। और होता अगर ऐसा है तो क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण। भाई बच्चा है, चलो बच्चा नहीं समझ पाएगा वो चीज, लेकिन अगर वहीं पर एक समझदार कोई व्यक्ति है, कोई एक एडल्ट पर्सन है, तो वो तो समझ सकता है ना इन चीजों को। तो अगर वो शिक्षित नहीं है प्रॉपर्ली, तो वो कैसे उस सिचुएशन के साथ डील कर सकता है? अब जैसे मैं आपको बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देता हूं, इस समय लॉकडाउन की स्थिति है देश भर में, ठीक है ना। कोरोना जो पैंडेमिक इस समय फैला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, तो वहां पे है क्या, पूरी दुनिया में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। हम यहां पर अपने देश की बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे सामने भी दो तरह के लोग हैं। एक वो तबका है जो पढ़ा लिखा, शिक्षित है और समझदार है, जिसके अंदर धैर्य है। जॉब करने के लिए या खुद को और अपनी फैमिली को
एक अच्छी एक लिविंग देने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एक इंसान कोई भी एक बेसिक एजुकेशन करके या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके प्राइवेट सेक्टर में उतरा है और उसको जब जॉब मिलती है तो उसको जॉब उसके होम टाउन में तो मिलती नहीं भाई, छोटे शहर वालों को तो स्पेशली नहीं मिलती है, राइट। उनको तो किसी मेट्रो सिटीज़ में ही मिलेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस समय फंसे हुए हैं अपने घरों से दूर। वहीं पर दो तरह के लोग की मैं बात कर रहा हूं, एक वो है जो शिक्षित नहीं है और एक वो है जो शिक्षित है, समझदार है। जो शिक्षित है, समझदार है, वो वहीं पर रुके हुए हैं क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि लॉकडाउन है, पैंडेमिक, कोरोना का खतरा है, इसलिए आप लोग घर से मत निकलिए। तो वो लोग धैर्य के साथ वहीं रुके हुए हैं, जैसे भी रूखा सूखा जैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वहीं पर दूसरा एक वर्ग वो है कि वहां पर उस वर्ग को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि ये कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है या कोरोना के जरिए क्या क्या अनहोनी हो सकती है, ये उन लोग को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इस वजह से वो जगह जगह इधर उधर घूमना या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, जैसे बहुत सारे हम लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे देखे कि दिल्ली का एक केस हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मजदूर वहाँ से निकले और वो दिल्ली से निकले अपने अपने घरों के लिए। ठीक है, उनकी समस्या उनकी जगह जेन्युइन है, दम घुटता है, चीज़ें दिक्कत देती हैं, सब कुछ है। लेकिन जब आपको पता है कि इस समय की स्थिति ऐसी है कि ज़रा सी लापरवाही हमें बहुत भारी एक नुकसान देके जा सकती है और वो शायद नुकसान हम जन्मों जन्म तक पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे नुकसान को क्यों मोल लेते हो भाई? तो वहाँ पे उन लोगों में गलती उनकी नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गलती है वहाँ पे उनकी एजुकेशन की, क्योंकि वो लोग प्रॉपरली शिक्षित नहीं हैं, उन्हें चीज़ों की गंभीरता नहीं पता। उनको ये पता है कि ठीक है मर जाएंगे ना तो ठीक है अपने घर पहुँच के मरेंगे, जबकि बात यहाँ उनके मरने से नहीं है। भाई अगर मान लीजिए एक कोई पर्सन है पर्टिकुलर, वो इन्फेक्टेड है कोरोना से, तो वो एक जो सर्वे आया था, ये न्यूज़ मैंने देखी थी, उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि एक पर्सन अपने ज़रिए 406 या 405 लोगों को संक्रमित कर सकता है अपने जरिए, सिंगल एक पर्सन की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए जब हजारों की तादाद में ऐसे मजदूर हैं या ऐसे लोग अगर निकले हुए हैं घर से, तो उनको ये अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि ठीक है आप जाओगे तो आप जाओगे, लेकिन आप साथ में कितने लोगों को लेके जा सकते हो। भाई आप अपनी फैमिली को भी डैमेज कर रहे हो, राइट। तो यहां पर कहने का सेंस क्या है, वो लोग अधीर हो गए, उनके अंदर धैर्य नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया और अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। ठीक बात है ना। तो इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं बिकॉज वो वातावरण यानी अपना जो एनवायरनमेंट है उसके साथ वो समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, और वहीं पे जो लोग हो पा रहे हैं, जो लोग शिक्षित हैं, वो लोग जहां पर हैं वो एज इट इज वहीं पर रुके हुए हैं। क्योंकि भाई इस समय इकलौता इसका यही एक तरीका है इसको रोकने का कि आप अपने जहां पर हैं वहीं पर मौजूद रहिए। ठीक बात है ना। तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि वातावरण के साथ समायोजन ये भी एक शिक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वैयक्तिक उद्देश्य है, राइट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज आर्थिक सक्षमता यानी इकोनॉमिकल एफिशिएंसी। अब दोस्तों देखिए, आपके सामने और मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं कि जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़े होने की कोई टेंशन नहीं होती। रीजन उसके अलग अलग हो सकते हैं। भाई उनके बाप दादाओं ने इतना उनके लिए बना के रख दिया कि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि ठीक है मैं अगर नहीं भी करूंगा तो भी मेरी 2-3 पुश्ते तो बैठ के खा ही सकती हैं, राइट। लेकिन क्या ये चीज होनी चाहिए? नहीं ना। तो मतलब यहां तक कि एक हिंदी में तो अपने कहावत भी है जिसको हम लोग अक्सर अपने बड़ों से सुना करते हैं, पूत सपूत तो किम धन संचय और पूत कपूत तो किम धन संचय। यानी अगर आपका पूत एक अच्छा यानी एक सुपुत्र है आपका, जब पुत्र में सु लगा दो तो अच्छा हो गया, कु लगा तो बुरा हो गया, राइट। तो यही सारा फर्क है कि अगर एक सपूत है आपका, अच्छा बच्चा है, तो उसके लिए आपको धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने दम पे खुद कर लेगा। और आप कितना भी इकट्ठा करके जाओ, अगर वो कपूत निकल गया गलती से, उसके आचरण अच्छे नहीं हुए, उसको जीवन में कुछ खुद ना करना हुआ, और वो जितनी भी उसकी जायदाद है या जितना भी आप उसके लिए जमा करके जा रहे हो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और ये हुआ है, ये हमारे आपके सामने एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पुराने समय के जितने राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हीं के यहाँ के आज की डेट में कितने ऐसे घराने हैं जो आज की डेट में भी सर्वाइव कर रहे हैं। मेजॉरिटी उनमें एक ऐसी है कि जिनके घरों के लोग प्रॉपरली अपनी चीज़ों को संजो के नहीं रख पाए, अपनी गलत आदतों और आचरण की वजह से जितना कुछ उनके पास था, उनके बाप दादा बना के गए थे, वो सब भी खाली हो गया उनके पास से और फाइनली वो रोड पे आ गए। ठीक ऐसे ही आज की डेट में भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे अपने यार दोस्तों में या हमारे जानने वालों में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो लोग घर से संपन्न होते हैं, उनके अंदर स्वावलंबी बनने की इच्छा नहीं होती। उनके मन में ये बिल्कुल नहीं होता है कि ठीक है मेरे को नौकरी करनी है,
बिल्कुल नहीं। हमारे पेरेंट्स ने इतना कर दिया हमारे लिए कि हम अगर कुछ नहीं भी करेंगे तब भी हम एक अच्छी एक लाइफ जी सकते हैं, राइट। वो अपनी आगे की जनरेशन्स के लिए नहीं सोचते हैं, जबकि ये गलत चीज़ है। वहीं एट द सेम टाइम जो एक प्रॉपरली एक शिक्षित एक पढ़ा लिखा इंसान है, जिसको पता है कि वो पैसा जो हमारे बाप दादा रख के गए हैं कितने दिन तक हम चलाएंगे, कभी तो वो खत्म होगा ना। और जब भी खत्म होगा तो या तो हमारे लिए या हमारी आने वाली पुश्तों के लिए वो दिक्कत जरूर देगा, ठीक। तो इसलिए वो इंसान कभी भी खाली नहीं बैठता है, वो हमेशा अपने पैरों पे खड़े होने की सोचता है, राइट। जैसे आप और हम ही हैं, अगर यहाँ पर हम लोग बीएड कर रहे हैं तो बीएड करने का भी तो एक उद्देश्य है कि हम लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं कि भाई बीएड कंप्लीट होगा, देन आफ्टर हमको कहीं एक अच्छी एक टीचिंग जॉब मिल सकती है, सरकारी और प्राइवेट कुछ भी, लेकिन हमको एक अच्छा एक टीचिंग करियर तो मिल सकता है जिसके जरिए हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, ठीक। अपना भी विकास करेंगे और साथ ही साथ हम सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ योगदान तो जरूर देंगे। अगर टीचर बनेंगे तो पूरी सोसाइटी को ही हम बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो इस तरीके से हम लोग अपने आर्थिक सक्षमता को भी डेवलप करते हैं शिक्षा के ही माध्यम से, ठीक है ना। द लास्ट वन दैट इज चारित्रिक विकास यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब देखो जी, ये तो सबसे सिंपल है और सभी को पता है। चारित्रिक विकास मतलब जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा आचरण है, जो हमारा व्यवहार है सबके साथ समाज में, एक सोसाइटी में, वो भले ही हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी नॉर्मल एक पर्सन जिसको हम नहीं भी जानते, उसके लिए भी हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये हमारे चरित्र पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब इसको और बेहतर समझने के लिए, जैसे मान लीजिए, फिर से मैं यहां अपनी बात कर रहा हूं, इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं अपनी और आपकी सिर्फ बात करता हूं बार बार। अगर मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेता हूं, ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, ठीक, मैं बच्चों से फीस भी लेता हूं, राइट। तो जाहिर सी बात है भाई, फीस नहीं लेंगे तो हम क्या खाएंगे? बात समझ रहे हो ना आप? तो यानी फीस लिया तो मैंने अपना भला किया, ठीक। एट द सेम टाइम जिसके लिए मैं सर्व कर रहा हूं, बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मुझसे पढ़ने कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उनको मैं कंपटीशन से रिलेटेड जो भी चीजें देता हूं वो मैं ईमानदारी से दे रहा हूं। इससे क्या हुआ? इससे हुआ उनका भला। मतलब एक जो काम हम कर रहे हैं उस काम के तहत हमारे पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक होती है जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है और एक होती है जो व्यवसायिक जिम्मेदारी होती है। व्यवसायिक का मतलब हो गया जिसके थ्रू हमारे पास कुछ व्यवसाय बने और हमारे पास चार पैसे आए। सामाजिक क्या हो गया? जिसके थ्रू हम सोसाइटी को कुछ अच्छा और कुछ जेन्युइन दे सकें बिना किसी बेईमानी के। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो ना? तो यानी जैसे आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद जब आप टीचिंग करियर में स्टार्ट करते हैं अपना, तो जो अगली आने वाली जनरेशन्स हैं तो वो है तो हमारे और आपके ही हाथ में। तो अगर हम अपने अंदर से ही उतने जेन्युइन नहीं होंगे, हम उतने ईमानदार नहीं होंगे, तो हम कैसे अपनी आने वाली जनरेशन्स को ईमानदार बना पाएंगे, राइट। तो बात समझ रहे हो आप कि अगर हम करप्ट हैं तो हम समाज को भी करप्शन ही देंगे, उसको हम ईमानदार होना नहीं सिखा सकते। इन द सेम वे, अब दूसरी मैं आपसे एक और उदाहरण की बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक किसी भी विभाग की पर्टिकुलर कोई एक जॉब वैकेंसी निकली, ठीक, तो वहां पे जैसा हम लोग के सोसाइटी में एक बहुत ही सिस्टम में एक प्रचलन है कि पैसा दो नौकरी लो। सुना होगा ना, बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, होता है। तो किसी भी विभाग की अगर बात हो रही है तो मान लीजिए अगर एक इंसान वहां उस पद के लिए जो भी 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी रुपए दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रुपए क्यों दे रहा है? वो रुपए इसलिए दे रहा है कि हाँ, इस पद पे जाने के बाद ये जो भी 5 10 15 लाख का अमाउंट है ये मैं साल 2 साल 3 साल में निकाल लूंगा, ठीक, सैलरी के अलावा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि आपने शुरुआत ही करप्शन से करी है, आपने गलत माध्यम के जरिए वो नौकरी ली, तो जाहिर सी बात है वहां पे जाके कुछ अच्छा काम आप थोड़ी नहीं करोगे जो समाज के हित में होगा। आप समाज को वहां पे डसोगे बैठ के। बात तो सीधी है ना भाई, समाज को फन मारने के लिए जा रहे हो तो वही काम आप आगे करोगे। तो मतलब जिस तरीके से आपकी नींव होती है, जिस तरीके से आपका कैरेक्टर होता है, उसी हिसाब से आप फिर समाज को डील करते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो गाइज, इसी के साथ साथ शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के जो 5 पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बता दिए। और अगेन आई रिपीट कि केवल यही 5 पॉइंट्स नहीं है, बहुत सारे और भी हैं जिसमें राजनीतिक विकास भी आ सकता है, सांस्कृतिक विकास भी आ सकता है, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अपनी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं वहाँ पे, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये आज वैयक्तिक उद्देश्यों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक उद्देश्यों को, राइट। उसके बाद एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि अल्टीमेटली शिक्षा के उद्देश्य होते क्या है, कि अल्टीमेटली हमें शिक्षा के उद्देश्य को क्या मानना चाहिए, राइट। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, रिवीजन करते रहिए,
वंदे मातरम दोस्तों।